हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने कल लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया था कि लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या गुण हैं। साथ में इसके वर्गीकरण के बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि इसमें इसके कौन से प्रकार हैं। जैसे कि हमने देखा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। आज हम इसके लोकतंत्र के डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी या दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ एक तरफ इसके गुणों के बारे में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर इसकी कटु शब्दों में आलोचना भी की जाती है। जैसा कि टैलीरैंड ने कहा है कि यह दुष्टों का कुलीन तंत्र है। इट इज़ एन एरिस्टोक्रेसी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। वहीं दूसरी ओर लुडोविसी ने कहा है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों ने इसकी आलोचनाएं की हैं। इसकी मुख्य आलोचनाओं का अध्ययन हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं और कर सकते हैं। सबसे पहला है अयोग्यता की पूजा या फिर मूर्खों का शासन, कल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंस। लोकतंत्र शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर बल दिया जाता है। तो जैसा कि कार्लियल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना करना होता है। जैसा कि लेखी ने कहा है कि इसे निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम व्यक्तियों की सरकार कहा है। अर्थात इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पुअरेस्ट, द मोस्ट इग्नोरेंट, द मोस्ट इनकेपेबल, हु आर नेसेसरीली द मोस्ट नंबरस। अर्थात नंबर में ज़्यादा होने की अपेक्षा गुणों में भी ज़्यादा होने चाहिए। जैसा कि न्यायाधीश जेम्स स्टीफन ने कहा है कि एक महान देश का अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यताओं के निरंतर एवं समस्त प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो अयोग्य व्यक्तियों का शासन है और अयोग्यताओं से भरा है। पॉलिटिकल पार्टी इज द मैडनेस ऑफ द मैनी फॉर द gain of the few. It places power into the hands of winebags and charlatans. तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल के मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें विद्यार्थियों की ही इच्छा से हटाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल जरूरी होते हैं, किंतु क्या ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट नहीं कर देते हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों का निर्माण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर होते हैं, लेकिन व्यवहार में यही राजनीतिक दल येन केन प्राक्रेन शासन की शक्ति प्राप्त करने को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और इस प्रकार से ये राजनीतिक दल नेताओं के क्या बन जाते हैं? अखाड़े बन जाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथों में शासन शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार से ब्राइस ने कहा है कि राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करने, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाने और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एनकरेज हॉलोनेस एंड इनसिंसियरिटी, क्रिएट क्लेवरेज इन द लाइफ ऑफ नेशन, डाउट नॉर्मल स्टैंडर्ड्स एंड डिस्टर्ब द स्पॉइल्स। तो इस प्रकार से प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के जहाँ राजनीतिक दल अपरिहार्य होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, वहीं राजनीतिक दलों में बुराइयां लोकतंत्र में आ जाती हैं। नेक्स्ट है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। जब राजनीति में धन को बल मिलेगा
या फिर नो वोट फॉर नोट जैसी तरीके अपनाए जाएंगे तो नेचुरली की शासन व्यवस्था भी भ्रष्ट होगी, जहां शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छानुसार ही किया जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। तो राजनीति में धन का बल, जैसे शीर्षक अध्याय में ब्राइस ने कहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ के सम्मुख सर झुका दिया। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। जैसा कि ब्राइस ने लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी समिति से की है जिसके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है, क्योंकि चुनाव के समय बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, मतदाता सूची तैयार करवाने और उन्हें प्रकाशित करवाने में बहुत अधिक सार्वजनिक धन व्यय होता है। बार्कन ने भी कहा है कि लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट इन इट्स नेचर कॉन्जिनियल टू रैपिड डिसीजन। और अगर हमने जैसे इस बार तो कोरोना की वजह से आप लोग नियमित रूप से कॉलेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन कॉलेज में भी जो चुनाव होते हैं उसमें हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा चुनाव का व्यय आता है। अगर यही खर्चा, यही धन कॉलेज के विकास के लिए लगे तो कॉलेज का कायाकल्प हो सकता है, जैसे मतदाता सूचियाँ बनवाना, फोर्स को नियुक्त करना और अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं करना चुनाव के समय में अवश्यंभावी होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसकी विशेषता है लोकतांत्रिक समानता। एक भ्रम है, क्योंकि जहां हम ये बात करते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता होती है, ये सब सिर्फ क्या है, एक भय है। यह प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है। द सिविलाइजेशन विच अ डेमोक्रेसी इट इज said to be banal, mediocre और डल। तो हम कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक समानता क्या है, एक भय है। और लोकतंत्र को जहाँ समानता के आदर्श पर स्थापित किया जाता है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुत्तरदायी शासन। क्योंकि हनर्शा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिन्हें उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न भी नहीं देख सकता है। डेमोक्रेसी टेंड्स टू डिस्प्ले इन पब्लिक अफेयर्स इन प्रोड्यूस a recklessness and insanity which no member of it would dream of displaying it in the private affairs। इसी प्रकार से यहाँ जनता की या मतदाताओं की उदासीनता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मतदाता जब चुनाव होते तो मात्र 50% या 60% व्यक्ति ही मताधिकार को अपना प्रयोग करते हैं। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुमत की इच्छा पर होता है, क्योंकि मान लीजिए कि 100 वोटर्स है और 4 प्रत्याशी खड़े होते हैं, एक को 30 मिलते हैं, दूसरे को 20 मिलते हैं, तीसरे को 40 मिलते हैं और नेक्स्ट को भी 30 ही मिलते हैं, तो सिर्फ 40% वोट जिसको प्राप्त हुए हैं वो उम्मीदवार चुन लिया जाएगा, जबकि 60% जनता उसको लाइक नहीं करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दलीय व्यवस्था दोषपूर्ण हो जाती है, जैसा कि भी हमने देखा है कि इसके अहितकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं उनका विकास यहाँ पर होता है और साथ ही साथ युद्ध और संकट के समय यह निर्बल शासन व्यवस्था हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसा कि सार्टोरी ने विचार व्यक्त किया है कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है। डेमोक्रेसी इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर इंट्रिकेट देन एनी अदर पॉलिटिकल फॉर्म। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनेक दोष हैं
और इन दोषों की वजह से लोकतंत्र में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन यह भी सही है कि इन विविध दोषों तो वर्तमान समय की जो विशेष परिस्थितियों के परिणाम हैं या मानवीय प्रकृति के परिणाम हैं, इन्हें बदला जा सकता है। कोई भी शासन व्यवस्था हो, लेकिन वो मानवीय दोषों के कारण सभी में उसके कुछ दोष पाए जाते हैं। और अन्य जो शासन व्यवस्था है, जैसे राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, अधिनायक तंत्र है, इनके दोषों की तुलना में लोकतंत्र के दोष शायद कम हैं। और कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र आत्म सुधारवादी नीति अपना ले तो यह राजनीतिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कही जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपनाने से लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले तो है शिक्षा का प्रचार प्रसार, क्योंकि शिक्षित एवं जागरूक जनता ही लोकतंत्र को बेहतर बना सकती है। क्योंकि विवेक के बिना लोगों की अयोग्यता के कारण प्रजातंत्र या तो कोलाहल करने वालों के शासन में परिणत हो जाएगा या फिर तानाशाही के रूप में विकृत हो जाएगा। इसी प्रकार से है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना जब लोगों की समक्ष होगी तो सतत जागरूकता के द्वारा ही लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। और राजनीतिक चेतना के माध्यम से ही जो कहना चाहिए कि सत्तारूढ़ शासन पार्टी है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है आर्थिक लोकतंत्र एवं समानता। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है, जैसा कि कोल ने कहा है। क्या कहा है? पॉलिटिकल लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी इज अ मेयर मिथ। इसी प्रकार से राजनीतिक आचार संहिता की बात कर सकते हैं, या फिर प्रजातंत्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए और लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। क्यों भरी होनी चाहिए? क्योंकि एकता का दृढ़ भाव उस सामुदायिक जीवन की व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था हो, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल हो, ताकि वो अपने दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर क्या कर सकें, यानी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित हो सकें। इसी प्रकार से बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व होना चाहिए कि जो नेतृत्व किया जा रहा है वो बुद्धिमान हो, सतर्क हो और साहस, योग्यता और चारित्रिक गुणों से भरे हुए हों। तो इसी के साथ आज हमने लोकतंत्र के अध्याय के अंतर्गत यह चैप्टर पूरा किया। धन्यवाद।